हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल वी कॉमर्शियन। आज की क्लास में हम लास्ट ही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के बारे में पढ़ा था, उसके मीनिंग को समझा था। राइट। आज की क्लास में हम जानेंगे कि आखिर ये जो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है क्यों मैनेजर्स इसे परफॉर्म करते हैं, हमें इस ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को करने की ज़रूरत क्यों होती है। आज का टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इसी के बारे में हम कुछ पॉइंट्स के थ्रू डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि एक मैनेजर को, एक ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म करने की नीड क्यों होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन मीन्स, देखिए यहाँ एक वर्ड है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है अगर हम ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। क्वेश्चन आता है कैसे, तो देखिए लास्ट क्लास से इंटरलिंक कीजिए इसे। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन का फर्स्ट फीचर ही मैंने आपको क्या पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था डिवीज़न ऑफ वर्क। यानी कि हमारा सबसे पहले काम क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम वर्क को डिटरमाइन करते हैं कि आखिर हमें काम करना क्या है। आफ्टर दैट हम उस वर्क को, उस एक्टिविटी को बहुत सारी ग्रुप्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में उनका डिवीज़न करते हैं। जब डिवीज़न करते हैं, डिवीज़न करने के बाद हम क्या डिसाइड करते हैं, यानी वेरियस पोस्ट क्रिएट कर देते हैं और उन पोस्ट पे स्पेसिफिक पर्सन वर्क को परफॉर्म करता है। तो देखिए जब हमने काम को, ओवरऑल काम को डिवाइड कर दिया, अब डिवाइड करने के बाद पर्टिकुलर पर्सन को पता है मुझे ये काम करना है, अगेन 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 सेम वर्क करने से वो क्या बन जाएगा, उस वर्क में एक्सपर्ट हो जाएगा। और एक्सपर्ट हो गया इट मीन्स उसको स्पेशल नॉलेज मिल गई उस फील्ड की। और ऑर्गेनाइजेशन को कैसा बेनिफिट मिलेगा, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट। चलिए कल वाला एग्जाम्पल ही लेते हैं, उससे और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि देखिए, अब आप जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है बच्चे, आपका पेन वाला ही था। राइट, मैंने पेन बनाने का बिजनेस स्टार्ट करना है, ये डिसाइड कर लिया। अब इसके बाद मैंने क्या किया, एक्टिविटीज़ को, बहुत सारी एक्टिविटीज़ डिफाइन की कि ये एक्टिविटीज़ करनी होंगी, अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए। यानी कि परचेज करने के लिए परचेज डिपार्टमेंट बना दिया। राइट, प्रोडक्शन के लिए मैंने क्या किया, प्रोडक्शन करने के लिए एक अलग ग्रुप बना दिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इसी तरीके से सेल के लिए सेल्स का बना दिया। राइट, एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करने के लिए एचआर का बना दिया। और फाइनेंस के लिए मैंने क्या किया, फाइनेंस का बना दिया। राइट, सो मैंने फिनेंस का बना दिया। तो अब ये सारे ग्रुप मैंने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए, इन डिपार्टमेंट में मैंने एक्सपर्ट्स अपॉइंट कर दिए। परचेज डिपार्टमेंट के लिए मैंने एक पर्सन, ए नाम का कोई पर्सन अपॉइंट कर दिया। प्रोडक्शन के लिए बी नाम का पर्सन अपॉइंट कर दिया। सेल्स के लिए सी का और एचआर के लिए डी का। अब देखिए ए नाम का जो पर्सन है वो अगेन एंड अगेन सेम काम कर रहा है। फर्स्ट टाइम हो सकता है जब वो परचेज करने जाएगा, ज़्यादा नॉलेज नहीं है उसे, बट आफ्टर 1 मंथ या आफ्टर 1 ईयर उसे क्या होगी, फुल नॉलेज होगी उस एरिया की। अब उस फील्ड के बारे में, उस एरिया के बारे में उसे ये पता है कि कहाँ पर उसे अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट कम प्राइस पे मिलेगा और वो वहीं से परचेज करेगा। तो आपको समझ आया, वो इस फील्ड में एक्सपर्ट बन गया। सिमिलरली बी पर्सन है, वो प्रोडक्शन का काम अगेन एंड अगेन कर रहा है, तो उसे पता है कि कब कौन सा प्रोसेस करना है, कैसे मशीनरीज को यूज़ करना है, और इससे वो प्रोडक्शन में एक्सपर्ट बन जाएगा। सिमिलरली सी सेल्स में बन जाएगा। अब सपोज यहाँ पे हमने क्या किया, डिवीज़न ऑफ वर्क किया और हर एक पर्सन को एक स्पेसिफिक पार्ट अलॉट कर दिया, ये काम आपको करना है, और बार बार करके उसे स्पेशलाइजेशन मिल गई। राइट, वो एक्सपर्ट हो गया। अब सपोज ए नाम का ही एक पर्सन है, उसे सारे काम करने हैं, उसे परचेज भी करना है, प्रोडक्शन भी करना है, सेल्स भी करना है, सारे काम करने हैं। तो क्या वो किसी फील्ड में एक्सपर्ट हो पाएगा? वो पर्टिकुलर एरिया पे बार बार काम नहीं कर रहा है, बार बार काम नहीं करने की वजह से वो एक्सपर्ट
नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए अगर हम हर एक काम के लिए, देखिए एक पर्सन एक दो कुछ ही फील्ड में एक्सपर्ट होगा, सभी में नहीं होगा, राइट। लेकिन अगर हम हर एक डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट्स अपॉइंट करते हैं तो कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिलेगा उन एक्सपर्ट्स का, स्पेशलाइजेशन का। तो समझ आया ऑर्गेनाइजिंग से किस तरीके से स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में हम पहले से ही बहुत सारी पोस्ट क्रिएट कर देते हैं और उन पोस्ट पे एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को ये स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा और समझ आया होगा कि कैसे ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अब देखिए सेकंड पॉइंट, क्लैरिटी इन रिलेशनशिप, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। वर्किंग रिलेशनशिप में क्लैरिटी आती है कैसे? देखिए बच्चे, स्ट्रक्चर पहले ही हम बना चुके हैं। स्ट्रक्चर में मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि कंपनी का एक जनरल मैनेजर होने वाला है, उसके बाद वेरियस जो भी मेरे डिपार्टमेंट है उनके मैनेजर होंगे, प्रोडक्शन के लिए अलग होगा, परचेज के लिए अलग होगा, सेल्स के लिए अलग होगा, फिनेंस के लिए अलग होगा। यानी मैं ये पोस्ट पहले से ही बना चुकी हूँ। इसमें मैंने ये भी डिसाइड कर रखा है कि परचेज के लिए एक उसका असिस्टेंट होगा, ठीक है, ऐसे ही प्रोडक्शन के लिए देन परचेज के लिए होगा, देन सेल्स के लिए भी होगा, सिमिलर वे में फिनेंस के लिए भी होगा। तो यहाँ पर क्या है, मैंने वर्किंग रिलेशनशिप में क्लैरिटी दे रखी है। देखिए बच्चे, सभी को पता है कि ये असिस्टेंट है, ये इसका बॉस है और ये इसका बॉस है। यानी कि अगर इसको कोई भी किसी भी रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये अपने बॉस से डायरेक्टली क्वेश्चन आस्क कर सकता है। और अगर इसको कोई भी क्वेरी क्लियर करनी है तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली इससे पूछेगा। यानी यहाँ पर कम्युनिकेशन का पाथ क्लियर है। सभी को पता है कि हमें अगर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो वो सॉल्यूशन हम कहाँ से ले सकते हैं, किससे, एडवाइस लेंगे, सजेशन लेंगे, राइट। इसी तरीके से जनरल मैनेजर को भी पता है कि अगर मुझे फाइनेंस के रिगार्ड में कोई ऑर्डर देना है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के मैनेजर को दूंगा। अगर मुझे सेल्स की परफॉर्मेंस जाननी है तो सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर से पूछूंगा। यानी कि पूरा का पूरा पाथ क्लियर है। वर्किंग रिलेशन सभी को पता है कि किसके साथ मेरा कैसा रिलेशन है, किससे मुझे रिपोर्ट लेनी है, किसको मुझे रिपोर्ट देनी है। तो ये कैसे पता चला, यही तो पूरा स्ट्रक्चर हमने ऑर्गेनाइजिंग में क्रिएट किया कि पूरे काम को डिवाइड किया है और उसके लिए वेरियस पोस्ट क्रिएट किए हैं और उस पोस्ट पे अथॉरिटी भी दी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है। तो इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प से एक क्लियर रिलेशनशिप, एक क्लियर वर्किंग रिलेशनशिप पता चलता है। इसके साथ साथ क्या होता है, ये हेल्पफुल होता है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन पाथ डेवलप करने में भी, राइट। तो आपके दो जो है बेनिफिट हो रहे हैं, कम्युनिकेशन अच्छे से इस्टेब्लिश हो रहा है। सेकेंडली, लोगों को पता है कि किससे मुझे क्वेश्चन पूछना है, किससे मुझे जानना है कि आप मुझे इस रिगार्ड में परफॉर्मेंस के बारे में बताओ, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी ईजिली फिक्स कर पाएंगे। थर्ड जो पॉइंट है वो आपका आता है, थर्ड पॉइंट क्या है आपका, थर्ड पॉइंट है आपका यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कैसे बेनिफिट मिलता है ऑर्गेनाइजिंग से, कैसे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। क्वेश्चन सबसे पहले यही है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है। तो देखिए बच्चे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब अच्छे से यूज़ करना, सबसे बेस्ट यूज़ करना। तो रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ करना, विदाउट एनी वेस्टेज यूज़ करना, इसे कहते हैं हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। कैसे होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, तो देखिए प्रोसेसिंग, जब हम ऑर्गेनाइजिंग का काम स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, मेन वर्क को छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं। जब हम डिवीज़न करते हैं वर्क का तो हम ये भी बताते हैं कि इस पर्सन को ये काम करना है। यानी कि परचेज के लिए भी मैंने अपॉइंट किया है, प्रोडक्शन के लिए, सभी चीज़ों के लिए मैंने पर्सन अपॉइंट किए हैं। ऐसे केस में जब मैंने इतना क्लियरली डिफाइन कर दिया है कि इस काम को ये पर्सन करेगा, इस काम को करने के लिए ये पोस्ट है, इस काम को करने के लिए ये स्पेसिफिक पोस्ट है, तो ऐसे केस में डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा और कोई काम ऐसा भी नहीं होगा जो कि
अनटच्ड रह जाएगा, यानी कि किसी भी काम के, किसी भी एक्टिविटी के लेफ्ट होने के चांसेस भी नहीं रहेंगे कि वो परफॉर्म ही नहीं हुई, और सेकेंडली किसी एक्टिविटी के डबल परफॉर्मेंस के चांसेस भी नहीं रहेंगे, क्योंकि सबको क्लियरली पता है। अब देखो, सपोज करो कि एक जगह है, सपोज करो आपके स्कूल में कॉमर्स के लिए ही, कॉमर्स में काफ़ी सारे सब्जेक्ट होते हैं आपके, इंग्लिश है आपका, राइट, हिंदी है आपकी, ठीक है, और आप क्या पढ़ते हो, अकाउंट्स पढ़ते हो, ओके, और बिजनेस पढ़ते हो, बीएसटी हो गया आपका, इकोनॉमिक्स हो गया आपका, या फिर मैथ्स होता है आपका, और यही आपके सब्जेक्ट हैं, कहीं कहीं फिजिकल एजुकेशन भी है, राइट। मेजर सब्जेक्ट तो आपके यही हैं। अब देखिए बच्चे, सपोज आपके स्कूल में यही नहीं डिसाइड कर रखा, आपके स्कूल ने वेरियस पोस्ट बना दी हैं कि आपके ये सब्जेक्ट हैं कॉमर्स में, इंग्लिश है, हिंदी है, अकाउंट है, बिजनेस है, इकोनॉमिक्स है, मैथ्स है, राइट। सारे के सारे सब्जेक्ट तो बना दिए हैं, कॉमर्स के लिए टीचर्स भी अपॉइंटेड है, लेकिन ये नहीं बताया किस टीचर को कौन सा सब्जेक्ट टीच करना है, यानी अलॉट ही नहीं किया है किसी भी टीचर को। ऐसे केस में क्या होगा, सपोज अगर 6 टीचर्स ही हैं आपके, ठीक है, कॉमर्स में 6 टीचर हैं आपके स्कूल में, लेकिन अगर अलॉट नहीं किया है तो इट मे बी ना कि 2 टीचर्स आपको आके अकाउंटेंसी पढ़ा दे और इकोनॉमिक्स के लिए एक भी टीचर नहीं मिले। एक दिन आपके 2 तो लेक्चर लग रहे हैं इंग्लिश के, बट आपका मैथ्स का एक भी लेक्चर नहीं लगा, क्योंकि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो सकता है और कोई काम ऐसा भी हो सकता है जो हुआ ही नहीं हो। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है, स्कूल ने ऑलरेडी अलॉट कर दिया है, जैसे नॉर्मली होता है कि ये टीचर इंग्लिश के लिए है, ये पर्टिकुलर टीचर हिंदी के लिए है, ये अकाउंट्स के लिए, बिजनेस के लिए अलग है, इकोनॉमिक्स के लिए अलग है, मैथ्स के लिए अलग है, तो क्या होगा, वो टीचर आएंगे, टीच करेंगे और रिटर्न करेंगे, फिर नेक्स्ट जो भी आपका पीरियड है उसमें नेक्स्ट टीचर आएंगे, वो टीच करेंगे, और पूरे डे में आपके सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होंगी। सो यही चीज़ ऑर्गेनाइजिंग में है कि वहाँ पर भी जब हमने स्पेसिफिक पोस्ट क्रिएट कर दी हैं और वर्क अलॉट कर दिया है, तो डुप्लीकेशन और लेफ़्ट के चांसेस नहीं रहेंगे, जिससे कि आपके रिसोर्सेज क्या हैं, प्रॉपरली यूज़ होंगे, ठीक है। आपके रिसोर्सेज कोई अनलेफ्ट भी नहीं रहेंगे और कोई एक्सेस में भी यूज़ नहीं होंगे। सो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प से। देन अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फीचर के बारे में, अगला जो टॉपिक है, अगला पॉइंट जिससे हम ऑर्गेनाइजिंग की इम्पॉर्टेंस के बारे में समझेंगे। तो नेक्स्ट है आपका अडेप्टेशन ऑफ चेंजेस। अडेप्टेशन ऑफ चेंजेस मीन्स कि चेंज, जो भी हम चेंजेस हैं उन्हें ईजिली अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प से, तो देखिए ऑर्गेनाइजिंग में हमने हर एक काम के लिए वेरियस पोस्ट क्रिएट कर दी हैं। अब अगर कोई भी पोस्ट वैकेंट होती है तो क्योंकि वहाँ पर हमने पहले से ही डिसाइड कर रखा है कि ये पर्सन, एक स्केलर चेन क्रिएट की है 1 2 3 4 कि सपोज ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, ये सी पर्सन है, ये डी पर्सन है, ओके। सो हमें पता है कि ए का बॉस बी है, बी का बॉस सी है और सी का बॉस डी है। सपोज अगर ये डी पर्सन रिटायर हो जाता है, इन केस ये रिटायर हो गया या फिर इस पर्सन ने लीव कर दिया ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये पोस्ट कैसे फिल कर देंगे, बाय प्रमोशन। हम सी का प्रमोशन कर देंगे इस पे, बी का इस पे कर देंगे, ए का इस पे कर देंगे, और जो ये पोस्ट है इस पर हम एक न्यू एम्प्लॉय को अपॉइंट कर सकते हैं। तो इससे देखिए बच्चे क्या होगा, हर एक सुपीरियर को, हर एक सबऑर्डिनेट को पता है मेरे सुपीरियर के वर्क करने का वे कुछ इस तरीके का है, वो इन मेथड्स का यूज़ करेगा। तो उसको क्लियरली पता है कि मेरे वर्क जो एम्प्लॉय है उनकी वर्किंग के बारे में वो अवेयर है। तो अगर जो भी नया पर्सन, देखो अगर हम बाहर से कोई रिक्रूट करते तो एम्प्लॉयज़ अपोज करते कि हम इनके साथ वर्किंग सेटलमेंट नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से वर्क परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट हो रही है, बट इंटरनली अपॉइंट कर रहे हैं जिनके साथ सबऑर्डिनेट काफ़ी टाइम से वर्क कर रहे हैं, उनकी वर्किंग प्रोसीजर से वेल अवेयर है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा,
जो भी नए चेंजेस आ रहे हैं उसे एम्प्लॉयज़ ईजिली एक्सेप्ट करेंगे, अडेप्ट करेंगे रादर देन रेजिस्टेंस करने की, राइट, उसे रेजिस्ट नहीं करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि जब ऑर्गेनाइजेशन में होगा, ये फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा, तो कोई भी चेंजेस है किसी भी पोस्ट के लिए नए एम्प्लॉयज़ को, यानी कोई भी पोस्ट वैकेंट हुई है तो उस पोस्ट को ईजिली फिल किया जा सकता है। और न्यू मैनेजर के थ्रू अगर कोई भी न्यू चेंज लाया जा रहा है तो एम्प्लॉयज़ उसे ईजिली एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। सो ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू आपको ये भी एक बेनिफिट मिलता है कि चेंजेस बहुत ईजिली एक्सेप्ट किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। और सेकेंडली एम्प्लॉयज़ को ये पता है कि अगर कोई भी पर्सन लीव करके जाता है तो मुझे प्रमोशन मिलेगा, इससे वो मोटिवेटेड फील होते हैं कि हम काम अच्छे से करेंगे तो हमें प्रमोशन मिलेगा, राइट। तो वो लॉन्ग टाइम तक ऑर्गेनाइजेशन में बने रहना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना चाहते हैं, तो एक बेनिफिट ये भी होता है। देन और क्या फ़ायदा होता है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको बताया ना, आपके सब्जेक्ट कितने हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, अकाउंटेंसी है, बिजनेस है, इकोनॉमिक्स है और मैथ्स है, राइट। ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं और स्कूल ने ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन का यूज़ करके पर्टिकुलर टीचर को पर्टिकुलर सब्जेक्ट अलॉट भी कर दिया है। अब ऐसे केस में क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ईजिली होगा, यानी कि इन पर्टिकुलर स्पेसिफिक टीचर्स को पता है हमें अपना सिलेबस इस तरीके से कंप्लीट कराना है। अगर प्रिंसिपल मैम को कोई भी या प्रिंसिपल सर को कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो वो क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत ईजिली है, यानी कि क्लासेस रेगुलरली बहुत इफ़ेक्टिवली हम कंडक्ट करा सकते हैं क्योंकि हमने सब चीज़ें क्लियरली डिफाइन की है। अब इसी चीज़ को आप ऑर्गेनाइजेशन से इंटरलिंक्ड कीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन के केस में भी सभी मैनेजर्स को पता है कि उनके काम करने की अथॉरिटी इतनी है, यानी कि सभी मैनेजर्स को पता है मैं इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का मैनेजर हूँ, मुझे ये काम करना है, इस फील्ड का काम करना है और उसके लिए मुझे इतनी अथॉरिटी मिली है। तो उतनी ही अथॉरिटी के अंदर वो स्पेसिफिकली उसी अथॉरिटी में काम करेंगे, उसके बियॉन्ड जाके काम नहीं करेंगे। और अगर मैनेजर को, जनरल मैनेजर को भी किसी डिपार्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के मैनेजर से पूछेंगे। जैसे वही आपका जनरल मैनेजर है, राइट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये सारे आपके डिपार्टमेंट हैं, ठीक है। अब जनरल मैनेजर को मैनेजर ने क्या किया है, अथॉरिटी दे दी है सेल मैनेजर को। सेल मैनेजर को क्या अथॉरिटी दी है, 50,000 तक का अमाउंट, 50,000 तक वो क्रेडिट सेल कर सकता है। तो यानी सेल मैनेजर के पास ये अथॉरिटी है कि 50,000 तक अगर कोई भी क्रेडिट सेल होगी तो मेरे पास अथॉरिटी है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन उससे बियॉन्ड क्रेडिट सेल नहीं कर सकता, वो अथॉरिटी नहीं है। तो ये तो उसकी अथॉरिटी हो गई और इसी के अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेगा कि क्या उसे क्रेडिट में करनी है या फिर कैश में करनी है। लेकिन अब देखिए, ये तो इसकी अथॉरिटी की बात हुई, अब बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ठीक है। तो जनरल मैनेजर को अगर ये जानना है कि इस मंथ में कितनी सेल हुई है तो वो किससे पूछेगा, सेल मैनेजर से। अगर टारगेट था सपोज कि 1 लाख यूनिट सेल करनी है, 1 लाख यूनिट सेल करने का टारगेट था, लेकिन सेल मैनेजर ने सिर्फ 80, सेल डिपार्टमेंट ने सिर्फ 80,000 यूनिट ही सेल की, तो अब अकाउंटेबल कौन होगा इसके लिए, सेल मैनेजर होगा, सेल डिपार्टमेंट का मैनेजर, ना कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर या परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर। समझ आया, यानी कि इससे क्लियरली एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ईजिली हो रहा है, पता है मैनेजर्स को इतनी अथॉरिटी है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कौन किसके लिए अकाउंटेबल है। इस डिपार्टमेंट में जितने भी सेल एग्जीक्यूटिव्स हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, किसके लिए अकाउंटेबल है, अपने मैनेजर के लिए, और ये मैनेजर जनरल मैनेजर के लिए। तो समझ आया, क्लियरली सभी चीज़ें पता होती हैं, जिससे क्या होता है, इन्हें अपनी अथॉरिटी का भी पता है। तो
एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाता है ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प से। ठीक है, सो ये थे कुछ फ़ायदे ऑर्गेनाइजिंग के। आगे देखते हैं कि क्या फ़ायदा है ऑर्गेनाइजिंग का। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन को तो बहुत सारे फ़ायदे हो रहे हैं, एक्सपर्ट एम्प्लॉयज़ भी मिल रहे हैं, राइट, रिसोर्सेज का भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है, एम्प्लॉयज़ चेंजेस को भी रेजिस्ट नहीं कर रहे हैं, ईजिली एक्सेप्ट कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छे से हो रहा है। लेकिन एम्प्लॉयज़ को क्या फ़ायदा हो रहा है, कुछ फ़ायदा एम्प्लॉय को, कुछ बेनिफिट होने चाहिए ना, तो राइट, तो चलिए एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं कि आखिर एम्प्लॉयज़ को क्या बेनिफिट हो रहे हैं। तो देखिए, एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट ऑर्गेनाइजिंग का ये होता है कि डेवलपमेंट ऑफ पर्सनेल, यानी उनकी डेवलपमेंट होती है। पर्सनेल वर्ड एम्प्लॉयज़ के लिए ही बच्चे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सो यानी एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट होती है। कैसे होगी एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट? क्वेश्चन तो यही आ रहा है ना कि आखिर ऑर्गेनाइजिंग में हमने वेरियस पोस्ट क्रिएट की, उन्हें अथॉरिटी भी दे दी, बट इससे डेवलपमेंट कैसे हो रहा है एम्प्लॉयज़ का? तो देखिए, डेवलपमेंट ऐसे होगा कि उन्हें अथॉरिटी मिल रही है डिसीजन लेने की, काम करने की, राइट, अगेन एंड अगेन अपने मैनेजर से पूछना नहीं पड़ रहा है, उन्हें अथॉरिटी दे दी है। जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल में बताया, सेल मैनेजर को अथॉरिटी है कि वो 50,000 तक का सेल क्रेडिट में कर सकता है, 50,000 तक की क्रेडिट सेल कर सकता है, ये उसके पास अथॉरिटी है। अब वो इस 50,000 तक के लिमिट में कुछ भी नई टेक्निक्स लाके सेल का जो टोटल अमाउंट है उसे बढ़ा सकता है। यानी उसको हमने अथॉरिटी दे दी है कि काम अपनी तरीके से करे, क्रेडिट पे करे, कैश में करे, कैसे करे, बस उसके लिए एक लिमिट फिक्स कर दी है कि इससे ज़्यादा लिमिट तक नहीं करे। अब ये सेल एग्जीक्यूटिव की कैपेबिलिटी पर या सेल मैनेजर की जो कैपेबिलिटीज़ है उस पर डिपेंड करेगा कि वो कौन सी ऐसी टेक्निक का यूज़ करे जिससे कैश सेल ज़्यादा हो और सेल की क्वांटिटी भी बढ़े, राइट, सेल का अमाउंट बढ़े, कंपनी को बेनिफिट हो। यानी जब भी हम एम्प्लॉयज़ को अथॉरिटी देते हैं, इट मीन्स उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं काम को अपने तरीके से न्यू वे में करने का, राइट, उन्हें अथॉरिटी दे दी है कि आप इस काम को करो, अपने तरीके से करो। तो उससे क्या होगा, वो न्यू मैथड्स डेवलप करते हैं या फाइंड आउट करते हैं वर्क को करने के, राइट, इम्प्लीमेंट करने से, और न्यू टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करने से, न्यू टेक्निक का यूज़ करने से क्या होता है, उनकी डेवलपमेंट होती है, राइट। सो इस तरीके से एम्प्लॉयज़ को अथॉरिटी डेलीगेट करके हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू। ओके, सो ये था एक बेनिफिट जो एम्प्लॉयज़ को होता है। इसके अलावा और क्या बेनिफिट होता है, तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसके अलावा जो बेनिफिट होता है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ भी कुछ इसी से रिलेटेड है आपका, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ कि देखिए कैसे एक्सपेंशन एंड ग्रोथ होता है। तो सिमिलरली क्योंकि उन्हें फ्रीडम मिल गई है डिसीज़न लेने की, जब उन्हें फ्रीडम मिल गई है डिसीज़न लेने की तो वो क्या करेंगे, देखिए दो तरीके होते हैं। एक है कि एम्प्लॉयज़ को अथॉरिटी नहीं है काम करने का, उनको काम तो करना है बट अथॉरिटी नहीं दी गई है। दूसरा है उन्हें काम करने की पूरी अथॉरिटी दे दी है। जब अथॉरिटी दे दी जाती है तो वो क्या होते हैं, नए नए चैलेंजेस फेस करने की कोशिश करते हैं, राइट, क्योंकि उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। उस अपॉर्चुनिटी का यूज़ करके वो क्या करेंगे, न्यू चैलेंजेस को फेस करेंगे, और जब वो नए चैलेंजेस को फेस करेंगे तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, क्योंकि नई नई टेक्निक ला रहे हैं। नई नई टेक्निक को यूज़ करने से एम्प्लॉयज़ तो डेफिनेटली उनकी नॉलेज बढ़ रही है, एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट हो रहा है, साथ के साथ ऑर्गेनाइजेशन को अगर कोई ऐसा वे मिल जाता है जिससे वो कॉम्पिटिटर से कम्पीट कर सके तो ऑर्गेनाइजेशन का भी क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, ग्रोथ होता है। क्योंकि देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर उसकी ह्यूमन एसेट अच्छी है, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर उसकी ह्यूमन एसेट बेस्ट है तो वो क्या करेगी, वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगी। तो इसीलिए बेसिकली दोनों चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं,
क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ डेडिकेटली काम कर रहे हैं, नए नए मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका अल्टीमेट इफ़ेक्ट किस पे पड़ेगा? ऑर्गेनाइजेशन के आउटपुट पर, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट पर ही पड़ेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होता है और एम्प्लॉयज़ का भी ग्रोथ होता है। तो ये कुछ फ़ायदे थे, कुछ बेनिफिट्स थे किसके? ऑर्गेनाइजिंग को यूज़ करने के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर हम कंक्लूज़न में बोले तो कंक्लूज़न में क्या कहना चाहेंगे हम? कंक्लूज़न देखिए, किसी भी चीज़ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कि लास्ट में कंक्लूज़न क्या दें। तो इसके कंक्लूज़न में हम इतना ही कहेंगे कि बिल्कुल ऑर्गेनाइजिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये जस्ट उसी तरीके से है जैसे एक ह्यूमन बीइंग के लिए अगर हम बोलें तो उसका जो बोन्स हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बोन्स क्या करती हैं? बॉडी का स्ट्रक्चर क्रिएट करती हैं। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजिंग है, ऑर्गेनाइजिंग भी क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। स्ट्रक्चर क्रिएट कर देगा, एम्प्लॉयज़ को फिर हम फिल कर लेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर कौन क्रिएट करेगा? जैसे बॉडी, ह्यूमन बॉडी के लिए बोन्स क्रिएट करती हैं कि ये हैंड है, आपके लेग है, अदर जो भी बॉडी पार्ट हैं वो हैं, इसी तरीके से ऑर्गेनाइजिंग भी करता है कि वेरियस डिपार्टमेंट क्रिएट कर देता है, वेरियस पोस्ट क्रिएट कर देता है, उन्हें रोल असाइन कर देता है। जैसे कि हैंड को, लेग को अलग अलग, आईज़ को, ईयर्स को अलग अलग रोल असाइन किए जाते हैं। सिमिलरली ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं? वेरियस डिपार्टमेंट को भी वेरियस रोल असाइन कर देते हैं, उन्हें अथॉरिटी दे देते हैं उसे परफॉर्म करने की, जिससे कोई क्लैशेस नहीं होंगे और ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली चलती रहेगी। सो ये था ऑर्गेनाइजिंग के बारे में, उसकी इम्पॉर्टेंस के बारे में। आज की क्लास में इतना ही। अगर इस टॉपिक के बारे में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय, मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय।